गुड मॉर्निंग। तो एस ब्लॉक में हम लोग आज चौथे लेक्चर पे बात करेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर तक आपको एल्कली मेटल्स से रिलेटेड पूरी बातें डिफाइन कर ली थी, और लास्ट क्लास में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल की इंडिविजुअल डिटेल पे भी बात की थी कि उनकी प्रिपरेशन क्या है और उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगे। तो इन सब पे बात हम लोगों ने की थी। आज हम लोग एल्कलीन अर्थ मेटल पे बात करेंगे, जहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगा। हालांकि उन पे भी बात लगभग एक जैसी है, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, बट इसको भी हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एल्कलीन अर्थ मेटल के। तो काफ़ी कुछ बातें तो कॉमन है, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम। आपको पता है कि इसमें रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो यहाँ तो इसको आप पढ़ेंगे नहीं, इसका कोई मतलब बचता नहीं। तो मेनली यहाँ तक आपको बात समझनी है, ठीक है। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेरिलियम ऑब्वियसली एक्सेप्शनल बिहेवियर रखेगा, जस्ट लाइक लिथियम, और ड्यू टू डायगोनल रिलेशन, ठीक है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज पे जब हम बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करें, तो हम सबसे पहले इसके इसी तरह की प्रॉपर्टी पे बात करें तो 1s2, 2s2 आ गया, फिर 3s2 आ जाएगा, 4s2 आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा। तो इन जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यहाँ पे हम लोग ns2 लिख सकते हैं, है ना। तो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट की बात यहाँ पे करें तो वो आपको इसके कॉन्फ़िगरेशन से भी पता चल जाएगा। ns के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसीलिए इसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है, ठीक है ना। तो ये 2 बातें बहुत क्लियर हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 है, वहाँ पे क्या था, ns1 था, यहाँ ns2 है। और ऑक्सीडेशन स्टेट चूँकि यहाँ पे आप 2 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो ns2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाता है। और आपको ये बात बहुत पहले भी बताई गई है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय कि इस पूरे ग्रुप के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगा, इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं सीखनी, ठीक है। तो इसके अलावा हम धीरे धीरे बहुत सारी डिफरेंट जो प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल गया, फिर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात आ गई। थर्ड पॉइंट पे हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो सब वैसे ही ऑर्डर लिखना है, बट कुछ नई चीज़ें होंगी तो मैं बता दूंगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो लगातार रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होंगे आगे आने पे। तो नंबर ऑफ शेल अगर बढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चौथे पॉइंट पे अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, तो आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे लगातार डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन किसका होगा, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन भी आप बेरिलियम में ही देख सकते हैं, नीचे आने पे कम होगा। इसी तरह से हम तीसरे पार्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बात कर सकते हैं। आपको पता है कि मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा 0 होता है, बट फिर भी अगर आपको कंपेयर करने वाली बात आ जाए तो हम बेरिलियम में सबसे ज़्यादा देखेंगे, और उसका रीज़न जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा। बट ये सभी मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा टर्म बहुत वैलिड नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे नॉन मेटल्स के लिए आयनाइजेशन टर्म बहुत वैलिड नहीं होता, बट वो कंपैरिजन के लिए हम केवल प्रॉपर्टी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये बात पहले आप इन सब प्रॉपर्टी को एक जगह लिख लीजिए। ये सब तो कॉमन प्रॉपर्टी जो पहले भी आपने पढ़ रखी, बट एक बार हम लोग पूरी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके और प्रॉपर्टीज़ पे आ रहा हूँ। हालांकि ये सब प्रॉपर्टी आपने पहले भी एल्कली मेटल में भी सिमिलर प्रॉपर्टी थी, एक ही जैसा ट्रेंड था, बट इसको भी एक बार हम लोग ज़रूर अलग से पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक बात कर ली, और अब हम 6th पोर्शन में आ रहे हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं।
तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल के लिए तो बहुत कम होती है, बट फिर भी अगर हम ऑर्डर वाइज देखें तो बेरियम डाउन द ग्रुप जाने तक लगातार डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसे ही आप इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर देते हैं तो फिर यहाँ से सीधा सीधा रिलेट होता है मेटेलिक करेक्टर। पता है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर उतना कम। तो हालांकि बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम तक मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर जो होगा वो बेरियम का होगा। तो ये आप प्रॉपर इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी में हम बात कर सकते हैं, ऑक्साइड नेचर। ये आपको पता है कि ये सभी बेसिक हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो BeO, MgO, CaO एंड SrO एंड BaO, तो इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, बेरियम का हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे लगातार बढ़ेगी। तो ये सब बेसिक कॉमन बातें हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वेरी कर रही हैं, और ये सब हम लोगों ने लगभग चीज़ें जान रखी हैं। तो वही सब प्रॉपर्टी मैं यहाँ भी बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने एल्कली मेटल्स पे की थी, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटेलिक करेक्टर। तो ये सभी बातें हम लोगों ने रिलेट कर ली। एक दो बातें और इस पे समझ लें हम लोग। जैसे एक टर्म हम यहाँ पे डेंसिटी को लेकर कर सकते हैं। तो आपको मैंने वहाँ भी बताया था D=m/v होता है। मास और वॉल्यूम अगर दोनों वेरी करेंगे तो कौन ज़्यादा वेरी कर रहा है ये नहीं पता होता है, बट फिर भी यहाँ पर सीधा सीधा रिलेट है, सीधा सीधा डेंसिटी लगातार बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। इसी तरह से आप मेल्टिंग पॉइंट को लेकर भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे लगातार मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम होगा, सबसे ज़्यादा शुरुआत में ही रहेगा। तो ये सभी टर्म आपको पता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें कुछ नया नहीं है। एक बात पहले एल्कली मेटल से थोड़ा अलग है यहाँ पे, वो ये है कि जब आप रिड्यूसिंग पावर की बात अगर हम इनकी करें, रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो यहाँ पर बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर आता है। यहाँ पर लिथियम जैसे वहाँ पे एक्सेप्शनल केस की तरह आ जाता था आगे, बट यहाँ पे ऐसा इरेगुलर ऑर्डर नहीं होता है। और हम उसका एक्सप्लेनेशन ये दे सकते हैं कि जो जनरल केस था वही हम डील कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, एक बार नोट करिए, फिर मैं उसको बताता हूँ रिड्यूसिंग पावर कैसे आप देखें। चलिए, तो आपने अब ये लास्ट एक प्रॉपर्टी पहले बचती, उसके बाद हम बाकी सब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं इस पूरे पार्ट में उस पर बात करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो है रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर तो ये तो क्लियर है कि रिड्यूसिंग पावर होती है, और M सॉलिड जो है वो वाटर के साथ मिलकर M+2 एक्वस बनाए, यही इसका रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। जैसे वहाँ पे M+1 बनना होता है, तो ये डेल्टा H जितना कम रहेगा, जितना वैल्यू निगेटिव ज़्यादा आ जाए उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है रिड्यूसिंग पावर का वो सिंपल सा है, बेरिलियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। हालांकि इससे पहले जब हम लोगों ने एल्कली मेटल पढ़ा था तो वहाँ भी यही ऑर्डर था, बट लिथियम में इसकी जगह एक्सेप्शनली ज़्यादा आ जाता था। तो यहाँ पे ये रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है। तो वहाँ रीज़न क्या था, हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो हाइड्रेशन था वो वेरी कर रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक जो पहले वाले से इसमें चेंज था वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी एल्कलीन अर्थ मेटल की थी वो लगभग उसी तरह से बिहेव कर रहा था जैसे एल्कली मेटल्स की थी, और वो होनी भी चाहिए, बिकॉज दोनों इसको इसीलिए कॉमन एक एस ब्लॉक की तरह ट्रीट किया जाता है कि दोनों मेटल की कैटेगरी हैं, तो बहुत कुछ अलग प्रॉपर्टी नहीं है, बट हाँ बेसिक जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो मैंने यहाँ पे बताए। तो इसको एक बार पढ़ने के बाद अब हम इंडिविजुअल जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इस पूरे ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे।
और तब तक आप इसको एक बार नोट भी कर लीजिए और पूरी चीज़ें एक बार देख लीजिए। चलिए, तो अब आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एल्कलीन अर्थ मेटल पे पढ़ ली हैं और अब हम बात इसकी एक एक रिएक्शंस पे करेंगे। जैसे वहाँ पे हमने हाइड्राइड पढ़ा था, ऑक्साइड पढ़े थे, नाइट्राइड पढ़े थे, अमोनिया से रिएक्शन पढ़ा था, वाटर से रिएक्शन पढ़ा था, तो ऐसे ही सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ एल्कलीन अर्थ मेटल कैसे रिएक्शन करता है। तो पहले तो इन जनरल बात समझ लीजिए, M हाइड्रोजन के साथ MH2 टाइप का कंपाउंड यहाँ पे बनाता है, ठीक। अब MH2 टाइप का जो कंपाउंड बनाएगा ऑब्वियसली आयनिक होगा। आयनिक कंपाउंड इसलिए बिकॉज M+2 होता है और H- होता है, तो ये हाइड्राइड होगा, ठीक है। इसको जरा मैं रिएक्शन वाइज लिख रहा हूँ। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। अगर आप बेरिलियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हैं, मैग्नीशियम का हाइड्रोजन से रिएक्शन है, कैल्शियम से, इन सबसे हाइड्रोजन के साथ मैंने रिएक्शन दिखा। तो बेरिलियम यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करता, और आपको ये समझ में भी आना चाहिए, एक्सेप्शनल भी है। और एक्सेप्शन के साथ साथ ये बात ध्यान रखिए कि बेरिलियम की रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम है। जैसे वहाँ पे लिथियम में सबसे ज़्यादा होता था, यहाँ उल्टा है। तो ये जनरली किसी से रिएक्शन ईजिली नहीं करेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप रिएक्शन करा रहे हो तो ये डायरेक्टली हाइड्राइड नहीं बनाता, बट बाकी सभी MgH2 बना देगा, CaH2 बन जाएगा, स्ट्रॉन्शियम हाइड्राइड बन जाएगा, बेरियम का हाइड्राइड बन गया। क्लियर बात। तो ये सब आपने हाइड्राइड बना दिए और ये सभी आयनिक कंपाउंड है। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे आपको समझनी है कि ये बनेगा तो नहीं, बट बेरिलियम का हाइड्राइड एग्जिस्ट जरूर करता है। BeH2, MgH2, कैल्शियम का हाइड्राइड, SrH2 और BH2। मतलब ऐसा नहीं कि बेरिलियम का हाइड्राइड होता नहीं है रिएक्शन में, बट ये इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बनता है। तो इसका फिर कुछ दूसरा तरीका ढूंढेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोगों को ये समझना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन हाइड्राइड में नीचे आने पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। तो अगर आप देखो तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा किसके अंदर, ये। तो ये कंप्लीटली एक तरीके से कोवेलेंट आप मान सकते हो, और अगर ऐसा कोवेलेंट है तो यहाँ पर H- का सोर्स आपको नहीं मिलेगा। यही सब बातें मैंने आपको फजान्स रूल के एप्लीकेशन बताई थी। दरअसल फजान्स रूल जितना फेमस हो गया है वो केवल ऑर्डर बढ़ता है घटता है इसके लिए नहीं पढ़ाया जाता, उसका एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन इस बात का है कि जब आप ये तय कर लेते हो कि कोई कंपाउंड आयनिक बॉन्ड में है या कोवेलेंट बॉन्ड में है, तो उसके हिसाब से ही आप रिएक्शन का मैकेनिज्म सेट करते हैं। तो अब आप अगर देखो तो इसमें हाइड्राइड आयन का सोर्स तो नहीं होगा, कोवेलेंट होगा। तो नीचे आने पे कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी आयनिक सबसे ज्यादा हो गया। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको मैं इन सबके हाइड्रोलिसिस की बात जरूर एक बार कर लेता हूं।
तो जैसे ही आप इसके हाइड्रोलिसिस की बात करोगे तो बेरिलियम हाइड्राइड कैन नॉट हाइड्रोलाइज। अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कराऊं तो होगा ही नहीं। रीज़न, क्योंकि आयनिक फॉर्म में है नहीं, सब्स्टिट्यूशन होना नहीं। जबकि बाकी सभी MgH2 वाटर से रिएक्शन करेगा, H- हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ये मैंने पहले भी बताया सबको। कैल्शियम हाइड्राइड वाटर से रिएक्शन करेगा, CaOH का होल टॉइज बना देगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से आप बाकी सब के रिएक्शन लिख सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने हाइड्राइड तो बनाया और वो वाटर से क्यों नहीं रिएक्शन करेगा, ये सब जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले इतना हाइड्राइड वाला पोर्शन लिखिए, फिर मैं इस पर और डिटेल बताता हूँ आपको। इसको नोट करिए ज़रा। चलिए, तो आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा। अब मैं ज़रा एक और बात, जो हाइड्राइड बेरिलियम का है वो ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बनता है, बट कोई ना कोई तरीका है जिससे हम लोग हाइड्राइड को बनाएंगे। तो हम उसी तरीके पे आते हैं अब। चलिए, तो जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड ये कैसे बनता है, तो पहले मैं एक बात समझा दूं आपको। दरअसल ये पॉलीमरिक फॉर्म में होता है। ये पॉलीमरिक फॉर्म है, ये मोनोमर में नहीं एग्जिस्ट करता। बट ये कैसे बनेगा, तो ये बनता है फ्रॉम बेरिलियम क्लोराइड से। कैसे बन रहा है, दरअसल आप इस बेरिलियम क्लोराइड में किसी हाइड्राइड आयन सोर्स से इसकी रिएक्शन कराइए। हाइड्राइड आयन सोर्स मतलब जिसमें H- हो, जैसे KH, LiH या LiLH, LH4, ये सब आपको पता है ना, दिस इज द सोर्स ऑफ H-। तो उसके बाद यहाँ पे BeH2 बनेगा। कैसे बनेगा मैं उसको ज़रा समझा दूँ। दरअसल आपने इतना सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, ठीक है ना। तो बेरिलियम क्लोराइड एक तरीके का ये कोवेलेंट इस तरह से बॉन्ड बने, और जैसे ही आप LiH मान लीजिए रिएक्शन आप करा रहे हो, तो H- इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और अब आप इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे, दोनों H-2 मोल्स दोनों बाहर हो गए, और क्या बन गया BeH2। तो इस तरह से आप, और जो LiCl आएगा वो आपको पास LiCl बार। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू बेरिलियम क्लोराइड के थ्रू बेरिलियम हाइड्राइड बनाते हैं, ना कि डायरेक्टली बेरिलियम के हाइड्रोजन से रिएक्शन से, है ना। तो ये एक डिफरेंस है। अच्छा, इसी तरह की रिएक्शन आप बहुत जगह और भी कराते हैं। जैसे मान लीजिए BCl3 की रिएक्शन में LiH से लिख देता, तो यहाँ भी क्या होगा, BH3 बन जाता है, जो कि BH3 अपने आप में B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ भी LiCl। तो सिंपल सा यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग हाइड्राइड जो बेरिलियम का है वो बनाया जा सकता है, और बनाते भी हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए कि बेरिलियम का हाइड्राइड कैसे बना, और ये पॉलीमरिक पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। फिर मैं एक और बात यहाँ पे ज़रा बता दूँ
स्ट्रक्चर को लेकर इसके बहुत सारी बातें हैं कि बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर होगा कैसा। अच्छा, अगर मैं केवल बेरिलियम H2 लिखता यहाँ तो ये कैसा है, sp हाइब्रिडेशन है ना। तो sp के केस में अभी हाइब्रिडेशन ऐसा डिफाइन नहीं होता, मैं उसको समझा दूँ। दरअसल ये ऐसे हाइड्राइड लोब्स होगा और यहाँ हाइड्रोजन होगा, बट इसकी कंडीशन ये है कि बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो मैं इसको समझाता हूँ ये पॉलीमराइज कैसे कर जाता है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ। चलिए, तो अब मैं ज़रा इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ आपको, और बिल्कुल अलग है स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। तो अगर आप बेरिलियम पे बात करें तो 1s2 2s2 होगा। तो 2s2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s के बाद 2p भी है। तो ये ग्राउंड स्टेट आपने बना रखा है। अब इसका एक्साइटेड स्टेट लाते हैं आप, तो s, यहाँ पे 2s और यहाँ पे 2p। अच्छा, इस केस में देखो आप, दोनों का हाइब्रिडेशन स्टेट sp आ जाएगा और वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है। तो दरअसल क्या होता है, इस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और आ जाते हैं। अब मैं कई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, और इस तरह का एक आप लोब्स ऐसे बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, दरअसल इसका लोब्स वैकेंट ऑर्बिटल तो होंगे ही, तो ये इस तरह से इंटरेक्शन में आ जाता है ये इसके साथ। तो इसका जो लोब्स बचा हुआ पोर्शन है जो, वो इसके साथ लोब्स आने लगता है। तो ये कुछ इस तरह का शेप बनने लगता है, बेरिलियम के साथ इस तरह के बने होंगे, और ये लोब्स कुछ इस तरह का यहाँ पे, जिसको आप बनाना बॉन्डिंग भी बोलते हैं, है ना, इस तरह का शेप आने लगता है बीच में हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, और ये लगातार ऐसे सीरीज वाइज बन जाता है। अभी मैं एंड नहीं करूँगा, ऐसे लगातार और बनाते हैं। एक आप चाहें तो ऐसे दिखा दें इसको, फिर ऐसे, फिर यहाँ हाइड्रोजन लोब्स, यहाँ लोब्स हाइड्रोजन, और ये एंड में जाके कहीं H के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से बना होता है, समझ रहे बात। तो ये पॉलीमरिक पार्ट है, और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलने का मतलब, आपने बनाना बॉन्डिंग B2S6 में जरूर सुनी, एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, और तीसरा हाइड्रोजन, इसलिए इसको बोलते हैं हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड में, बट उसके सेंटर यहाँ पे 3 है। और ऐसी सिचुएशन में जब आप इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो 1, 2 और 3, और 3 होने के कारण sp2 हाइब्रिडेशन आपको यहाँ पे बताना होता है। यानी आप इस तरह से सिंगल चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये हाइब्रिडेशन नहीं लिखेंगे, हमेशा हाइब्रिडेशन sp2 लिखेंगे। सिमिलर केस आपको डाइबोरेन के अंदर भी दिखेगा, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल अभी क्या है कि इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल चेन वाइज आप जोड़ते चले जाते हैं, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, और इसके बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और उन्हीं वैकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होने के कारण इस तरह से आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी आती है, और इस तरह का बॉन्ड भी वहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है हाइब्रिडेशन को लेकर, तो इस पर पूरी डिटेल आपको जाननी है। चलिए, तो आपने इसको बना लिया होगा। तो स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेरिलियम हाइड्राइड अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है अल्कलीन अर्थ मेटल के हाइड्राइड्स। अब मैं इसके दूसरे पार्ट में आ रहा हूँ, और दूसरे पार्ट में क्या क्या बातें जाननी है आपको। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन से रिएक्शन की जो थ्योरी है वो वही है जो पहले आपने पढ़ी है,
एल्कली मेटल से एल्कलीन अर्थ मेटल का साइज क्या होता है, जनरली तो छोटा ही माना जाता है क्योंकि आप आगे बढ़ गए हैं तो साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही चलेगा कि मेटल को जब आप ऑक्सीजन देंगे तो पहले ऑक्साइड बनेगा, बट यहाँ पे ऑक्साइड MO बनेगा, है ना, M+2 है और O-2 है, और फर्दर आप ऑक्सीजन ला रहे हैं तो MO2 बन जाएगा बिकॉज यहाँ M+2 है और O2-2, तो दिस इज द परऑक्साइड नॉट द सुपर ऑक्साइड, तो ये परऑक्साइड बन जाएगा। और तीसरी बात, यहाँ पर भी अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन ला रहे हैं तो M+2 और O2 पे -1, दिस इज द MO2 का होल टॉइज, बट ये किसी भी एल्कलीन मेटल में एडजस्ट नहीं कर पाता। उसका रीज़न आपको पता है कि ये चूंकि स्मॉलर साइज के होते हैं इसलिए डिकम्पोज कर जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये दो टाइप के पार्ट आपको दिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें ऑक्साइड ही मिलता है, बेरिलियम को ऑक्साइड, बाकी एडजस्ट नहीं करता। यहाँ पर भी MgO ही मिलता है। कैल्शियम में भी अगर देखा जाए तो केवल ऑक्साइड बनेगा। स्ट्रॉन्शियम में दरअसल ऑक्साइड और SrO2 पर ऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, और बेरियम में भी ये बात हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है कि डाउन द ग्रुप आते आते साइज एग्जिस्ट करने लगता है। तो ये दोनों ही परऑक्साइड के केस में आपको दिखेंगे और ऑक्साइड में, बट ये तीनों केवल ऑक्साइड आपको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक। तो ये एक स्पेसिफिक बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये O2 पास कराया जा रहा है एक्सेल में, तो ये BeO ही बनेगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, बेरियम का सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड तक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक। तो ये डिफरेंसेस आपको क्लियर है। और इन ऑक्साइड्स के अगर हम बात करें कि वाटर के साथ रिएक्शन, तो आसान काम है, आप पहले कर चुके हैं, कुछ नया नहीं। हाँ, एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि SrO2 और BaO2 में विच वन इज़ अ मोर स्टेबल। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आप BaO2 की ही दिखाएंगे बिकॉज ये साइज में बड़ा है इसके कंपेरिजन में, तो ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये सब भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑक्साइड आसान बात है क्योंकि हमने एल्कलीन अर्थ मेटल पे इस पर बहुत डिटेल से काम कर लिया है, तो बहुत कुछ नया इस पर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसके तीसरे पार्ट में आ रहा हूँ, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन वहाँ पे रिएक्शन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इन सब में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन बेरिलियम का बहुत रेयर होता है। आप बोल सकते हैं कि नहीं भी होता है। अगर कुछ भी रिएक्शन है तो नाइट्राइट फॉर्म में, बट बाकी सबके साथ Mg3N2, Ca3N2, Sr3N2 और बेरियम का नाइट्राइड, तो यहाँ सब जगह नाइट्राइड बन जाता है, बट बेरिलियम को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जाता है। हाँ, कुछ जगह बुक्स में आप दिखा सकते हैं कि कुछ हाई टेम्परेचर में नाइट्राइड बना देते हैं उसी पैटर्न पे, बट अलग है। अब आप Mg3N2 की बात करें, Ca3N2 की बात करें, या हम लोग बात करें कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम, इन सब की, तो मैं इन दोनों की बात करूँ। इन सब के हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया गैस मिलती है, आपको पता है, और साथ साथ दोनों के हाइड्रोक्साइड, चाहे वो MgOH का होल टॉइज हो या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हो, ठीक। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है नाइट्राइड को लेकर। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपसे पूछा जाए मैग्नीशियम की रिएक्शन एयर से कराएगी, तो इसका मतलब ऑक्साइड भी बनेगा और नाइट्राइड भी बनेगा, क्योंकि एयर में O2 और N2 दोनों का होता है मिक्सर। तो इस तरह से नाइट्राइड के साथ ऑक्साइड के साथ कुछ अलग तो बिहेवियर नहीं है, बट हाँ, एक जगह जैसे वहाँ पे लिथियम ही केवल करता था, यहाँ पे बेरिलियम नहीं करता है, और उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम ही बेरिलियम की है। तो ये एक अलग बात है, इसीलिए आपको यहाँ पे चीज़ें जाननी है, इसको नोट कर लीजिए आप।
चलिए, तो हम लोगों ने हाइड्राइड पढ़ा, ऑक्साइड पढ़ा और साथ साथ नाइट्राइड पढ़ा। तीनों के बारे में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। अब मैं कुछ और रिएक्शंस पे आ रहा हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन विद वाटर की। तो ये भी कॉमन रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर। तो आपको पता ही है कि एल्कलीन अर्थ मेटल भी वाटर के साथ रिएक्शन करके यहाँ OH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे इन जनरल तो यही बात है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, आपको पता है कि यहाँ भी हाइड्रोजन हीटिंग के बाद ही रिएक्शन करेगा, इजीली रिएक्शन तो नहीं करता है, ठीक है। बट ये नहीं बोल सकते कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। बाकी मैग्नीशियम टेम्परेचर के बाद आपको यहाँ पे MgO इसका होल ट्वाइस देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। कैल्शियम भी इसी तरह से, स्ट्रॉन्शियम भी, और तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड यहाँ तैयार हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। स्ट्रॉन्शियम का हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है, और बेरियम का हाइड्रोक्साइड साथ साथ हाइड्रोजन गैस। तो आप इस तरह से इन सब में हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं और सबके हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। कुछ पार्ट पे आप एक बात ये भी ध्यान रख सकते हैं कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड हुआ या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हुआ, स्ट्रॉन्शियम का और बेरियम का। आपको याद है इनमें सॉल्बिलिटी ऑर्डर हम लोग लिखते हैं, नीचे आने पे सॉल्बिलिटी क्या होता है इनका, सॉल्बिलिटी यहाँ पे इंक्रीज करती है ना। और इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है बराइटा वाटर, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हालांकि बॉन्डिंग में ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। तो बराइटा वाटर की बात कर सकते हैं, सॉल्बिलिटी लगातार बढ़ सकती है, ये सब आपको पता है। एक और ख़ास बात, कोवलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, यानी मतलब सीधा सीधा मेरा बोलना ये है कि जब आप कोई रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं या कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसको जितना ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। उससे क्या होता है, पूरा सिलेबस एक जगह आके जुड़ जाता है, कनेक्ट होता है। और यही दरअसल एग्ज़ाम की ज़रूरत भी यही होती है कि आप उस 3 घंटे के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें एक जगह ला पाएँ, ये आपका मिशन होना चाहिए। तो कभी भी एक चीज़ पढ़ने में ऐसा नहीं कि उसको वहीं पे छोड़ देना है, नहीं, उसको हम ज़्यादातर रिलेट करते जाएं। जब भी कोई चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप हमेशा उसकी बॉन्डिंग का एक्सप्लेनेशन ज़रूर दीजिए। उससे रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं वो सब सोचना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ईजिली है, सिंपल सा पार्ट है, हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। इसी के पैरेलल एक और स्पेसिफिक बात आपको समझनी है, रिएक्शन विद एल्कली। जब मैं बात कर रहा हूँ एल्कली, तो यानी एक्वस, NaOH या OH-। तो यहाँ पर सब मेटल के जब भी किसी बेस से रिएक्शन होती है तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, इन सबको जब आप रिएक्शन कराएंगे एक्वस OH- से, तो सबके हाइड्रोक्साइड तैयार हो गए। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ गया, स्ट्रॉन्शियम आ गया और बेरियम आ गया। बट एक बात स्पेसिफिक यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, ये सब तो क्लियर है। आपको याद था बेरिलियम की डायगोनल रिलेशन होता है, ये पार्ट, और इसी डायगोनल रिलेशन के कारण एक और ख़ास बात, इनमें से ओनली OH- अगर एक्सेस लिया जाए तो केवल ये एक्स्ट्रा सॉल्युबल होता है। तो यहाँ बन जाता है BeOH होल 4 -2। ये इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपके दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि कॉम्प्लेक्स में 4 ही क्यों लिखा है, 6 भी लिख सकते हैं। मैं उस पर आऊँगा अभी, जैसे एल्युमिनियम 6 कोऑर्डिनेशन पे आता है, बट बेरिलियम, मैं उस पर बाद में आऊँगा। तो ये 4 बन गया, और इस तरह से ये एक्सेस सॉल्युबल है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बेरिलियम ऑन रिएक्शन विद एक्वस OH- या एल्कली, दिस इज द एक्सेस सॉल्युबल, और क्या बन जाता है BeOH का होल 4 -2।
इसको आप नोट करिए, इस पर मैं थोड़ा सा और बात करूँगा। चलिए, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब मैं ज़रा इस हाइड्रोक्साइड जो बना दिया है उसको थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं। जैसे मैं बेरिलियम की रिएक्शन एक्वस NaOH से लिखता अगर, तो आप क्या लिखते हैं? पहले बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बन गया और फर्दर NaOH है, तो यहाँ पर आप बना सकते हैं Na2BeOH का होल 4। अच्छा, मैंने आपको डायरेक्टली तरीका बताया था, क्या बनता था? सोडियम का ऑक्साइड बना दीजिए और बेरिलियम का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बाहर कर दे और इसको एक साथ जोड़ के लिखेंगे तो Na2BeO2। दिस इज नोन एज सोडियम बेरिलिएट, है ना, जैसे जिंकेट था। तो इस पे जरा मैं 4 कोऑर्डिनेशन पे बात कर लूँ जरा। दरअसल बेरिलियम की अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 रहता है, तो 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से रहेंगे और 2p में भी यहाँ पे इस तरह से रहता है। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद 2s और यहाँ पे 2p, एक इलेक्ट्रॉन। अब जब आप मिक्सिंग कर देते हैं हाइब्रिडेशन के बाद भी, ये प्योर ऑर्बिटल क्या होते हैं? यहाँ पे आपने मिक्सिंग की तो हाइब्रिडेशन में ये क्या 2 इन्वॉल्व हो गए। अब इनके बाद जो बचे हुए 2 प्योर p ऑर्बिटल हैं, ये दोनों, है ना, इनमें प्योर p ऑर्बिटल चूंकि एक्स्ट्रा 2 ही बॉन्ड लोन पर कोऑर्डिनेट किया जा सकते हैं। जैसे ये तो 2 बॉन्ड बन गए। अब इसके बाद चूंकि 2 ही हो सकते हैं, तो जैसे मैंने लिखा BeOH का होल ट्वाइस, तो इसके बाद OH माइनस 2 ही OH माइनस इस पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक इसमें एक यहाँ से, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं BeOH का होल 4 माइनस 2, और इसीलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा, एक और ख़ास बात, आपके पास तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब बेरिलियम में ऐसा हो सकता है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इन सब में क्यों नहीं? तो कॉम्प्लेक्स बनने की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसके पास खुद का वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप देख रहे हो 2p में 2d नहीं है, आगे खाली ऑर्बिटल नहीं है, जबकि अब आप जैसे ही नीचे आओगे कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सब पे बात करोगे तो वहाँ 3p होगा और 3d भी होगा, तो उसका खुद का अपना स्पेस बहुत खाली होगा। तो ऐसी कंडीशन में दरअसल फिर इलेक्ट्रॉन या वो एटम कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब जैसे मैं एल्युमिनियम की बात करता, इसी के जस्ट अपोजिट अगर एल्युमिनियम पे बात होती तो 13 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2 2p1 ऐसे आता, तो यहाँ 3s2 3p1 होता है। और 3s में जब आप 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ आया तो एक यहाँ पे आया, और इसके पास 3d भी ऑर्बिटल खाली पड़े थे ऐसे। तो अब चूंकि यहाँ पर तो ये sp2 हो गया, बट 1 2 3 4 5 तो सब स्पेस खाली है, दैट्स वाई यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन होता है, और al जो कोऑर्डिनेशन दिखाता है वो al होल 6 माइनस 3 बनता है, ऐसा समझ गए? तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी कोऑर्डिनेशन आप बना के खड़ा कर दो। तो अगर आपके पास बेरिलियम है तो हाइड्रोक्साइड के साथ 4 माइनस, और अगर एल्युमिनियम है तो आप हाइड्रोक्साइड के साथ 6 को ऐड करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, और इस रिएक्शन से आप ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि बेरिलियम और एल्युमिनियम में डायगोनल रिलेशन क्यों है ना। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और अगली प्रॉपर्टी पे बात करता हूँ।
चलिए, तो अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने बेस के साथ रिएक्शन पढ़ा है, कैसे रिएक्शन होगा ये सब जान गए आप। अब हम लोग एक और बात करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। तो यहाँ पे भी एक खास बात, जैसे वहाँ पे आपने अलग से लिखा था, यहाँ पे अल्कलीन अर्थ मेटल में अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स 6 टाइम्स वो यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरह करिए या सॉल्वेशन बोलिए, है ना। और फिर जब आप इसको हीट कर दें अगर, तो ये डिकम्पोज हो जाता है MnH2 का होल ट्वाइस, अमोनिया बाहर और साथ साथ हाइड्रोजन बाहर। ये कैसे हो गया मैं ज़रा उसको भी समझा दूंगा। ये एमाइड बन गया, है ना। तो एक चीज़ ज़रा समझिए, जैसे मेटल आया तो M+2 है ऑलरेडी, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ गए। इनिशियली पहले ऐसे ही होता है कि वो 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, एक तरीके से सॉल्वेशन कर रहे हैं। और इस सॉल्वेशन के बाद यहाँ पे MnH3 का होल 6 बन गया। अब जरा समझिएगा, जब आप हीट करते हो ना तो इसके 4 मॉलिक्यूल तो ऐसे ही बाहर हो गए, 4 मॉलिक्यूल मान लीजिए ऐसे ही हटा दिया गया, हीटिंग से ही बाहर हो गए। उसके बाद जो बचा हुआ मेटल आयन होगा वो दरअसल इसके एक H को हटाएगा, जैसे पहले करता था। तो एक H यहाँ तो NH2- और एक NH2- यहाँ से, तो आपने हाइड्रोजन बाहर कर दी। और जो बना हुआ पार्ट है M पे +2 है, तो NH2 के साथ क्या आ जाएगा, होल ट्वाइस, बाकी 4 मोल अमोनिया बाहर हो गया। तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे आप, है ना, जो बहुत अलग आप बनाने लगो। जैसे वहाँ पे हम जब Na के साथ अमोनिया होता था, जब रिएक्शन होता तो क्या बनता था, NaNH2 और हाइड्रोजन बाहर। वैसे यहाँ पर भी क्या बन रहा है, MnH2 का होल ट्वाइस, बिकॉज यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये एक तरीका है, इससे आप ये रिएक्शन का पैटर्न है। अब जैसे मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम की बात करूं, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट बाकी सभी के साथ अमोनिया यानी MgNH3 का होल 6 और इसी तरह से CaNH3 का होल 6, ये सब बन जाता है। और इनके हीटिंग के बाद SrNH3 का होल 6 और बेरियम का NH3 होल 6, और इन सब के हीटिंग के बाद क्या होगा वो आपको पता है, MgNH2 का होल ट्वाइस बन गया, हाइड्रोजन बाहर होगा। कैल्शियम भी एमाइड बन गया, स्ट्रॉन्सियम का NH2 में होल ट्वाइस बन गया और बेरियम का NH2 में होल ट्वाइस बन गया। ठीक, बाकी सब में हाइड्रोजन भी बनेगा और जो बचा हुआ अमोनिया वो बाहर हो जाएगा। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन भी है और एक पूरा पैटर्न है कि कैसे अल्कलीन अर्थ मेटल अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे इसको स्टॉप कर जाते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चंस भी करते जाना है। और चूंकि आप रेगुलर बैच में भी चीज़ें पढ़ ही रहे, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चीज़ें इसमें पढ़नी है। एक काम करना ये है कि पहले तो आप असाइनमेंट जो फॉस्टर के अंदर जो आपका बुकलेट है उसको करना स्टार्ट करिए, होम असाइनमेंट, उसके क्वेश्चंस पूछिए। जो अलग से असाइनमेंट मिलते हैं वो तो आपको करना ही है, लेकिन साथ साथ आपका काम फॉस्टर के क्वेश्चन को ही करना होगा। ठीक है, एक काम इन सबको यहाँ तक पढ़िए। अभी इस पर कुछ बाकी है, कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिसमें इनकी कार्बाइड जो बनते हैं उन पे बात करेंगे हम लोग। फिर अल्कलीन अर्थ मेटल के हैलाइड्स हैं जिसमें पर्टिकुलर क्लोराइड्स पे बात हम लोगों को करनी है। तो और कुछ इम्पॉर्टेंट अल्कलीन अर्थ मेटल में भी कुछ कंपाउंड हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना है और उनकी रिएक्शंस पढ़नी है। तो इन सब के लिए हम लोग अगली क्लास में एंड कर पाएंगे इस टॉपिक को। तो आज फिलहाल यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं और इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हाइड्राइड को लेकर है, ऑक्साइड को लेकर है, नाइट्राइड को लेकर है, अमोनिया को लेकर है। तो आज फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।